5 मई को पटना पुलिस को मिले एक टिप ऑफ ने नीट पेपर लीक की पोल खोल दी। तब शायद पटना पुलिस को भी अंदाजा नहीं होगा कि इसके जरिए वो इतना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूरे देश में फैले पेपर लीक माफियाओं के नेटवर्क पर चोट करने जा रहे हैं। 5 मई को नीट यूजी एग्जाम के महज 3 घंटे पहले पटना पुलिस को एक गुमनाम कॉल आती है। एक एसयूवी 4 अपराधी किसी सेफ हाउस की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया, बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा और उनके सहारे पुलिस रामकृष्णा नगर के उस घर तक पहुंची जहां करीब 30 नीट यूजी के परीक्षार्थियों के इकट्ठा होने, उनके द्वारा लीक पेपर के आंसर रटवाए जाने का पता चला और इसके बाद पटना पेपर लीक की परत दर परत खुलती चली गई। 4 जून को नीट परीक्षा के नतीजे आए। नतीजों ने नीट परीक्षा में धांधलीबाजी की कई संकेतों को सामने रख दिया, जिसके बाद से ही गुजरात के गोधरा और बिहार के पटना में पेपर लीक पर सबका ध्यान पहुंचा। इसमें इंडिया न्यूज की भूमिका बेहद अहम रही। इंडिया न्यूज सबसे पहले 5 जून से ही इस खबर पर बना हुआ है। इंडिया न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार नीट पेपर लीक की जांच में जुटी है। इंडिया न्यूज लगातार गोधरा और पटना से पेपर लीक के सबूत, सेंटर और गवाहों के बयान देश के सामने रखता रहा है। नीट पेपर लीक की एक-एक कड़ियों को हम जोड़ते रहे। पटना पेपर लीक की पड़ताल अब क्लाइमैक्स पर है, क्योंकि कई ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जो पूरे तरीके से इसमें सब इन्वॉल्व थे और ताज़ा अपडेट जो मिल रहा है उसके मुताबिक पेपर लीक के मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। चिंटू और पिंटू, जिन 2 अहम किरदारों का नाम एक दिन पहले सामने आया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है। उनके साथ 4 और लोग भी पकड़े गए हैं। परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, प्रशांत कुमार उर्फ काजू, अजीत कुमार, राजीव कुमार, ये चारों भी पकड़े गए, जो पटना पेपर लीक के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी नालंदा के ही रहने वाले हैं और बिहार से शुरुआत से ही इसका कनेक्शन देखा जा रहा था। चिंटू पिंटू का नाम सामने आने के बाद से ही एक और नाम भी सुर्खियों में आ गया और वो नाम है संजीव मुखिया। ये दोनों संजीव के ही खास गुर्गे हैं। चिंटू पिंटू ने ही नीट के लीक हुए पेपर का प्रिंट आउट छात्रों तक पहुंचाया था। अब पुलिस को संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को अब ये लगने लगा है कि संजीव मुखिया ने ही पटना पेपर लीक का मुख्य किरदार निभाया, यानी जो मास्टरमाइंड है वो संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में उसका नाम सामने आ चुका है। वो साल 2010 से ही पेपर लीक के धंधे में सक्रिय है। संजीव मुखिया कभी बिहार के बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन का भी सहयोगी रहा। कई बार वो पेपर लीक के मामलों में जेल भी जा चुका है। वो नालंदा महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर भी कार्यरत रहा है। वो नालंदा से ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। पूरे देश में उसका नेटवर्क बताया जाता है। संजीव मुखिया के बाद नाम आता है सिकंदर यादविंदु का। दूसरे नंबर पर यह नाम चल रहा है। सिकंदर ही वो शख्स है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। सिकंदर ने ही बिहार और झारखंड से छात्रों को जुटाने का काम किया। सिकंदर ने ही पटना में संजीव के गुर्गों के साथ सांठगांठ की, उनके साथ 32 लाख में डील की और आगे उसने अपने जानने वालों के साथ 40 लाख में लीक पेपर का सौदा किया। सिकंदर ने ही छात्रों के पटना में ठहरने की व्यवस्था करवाई। पटना एनएच गेस्ट हाउस की बुकिंग भी उसी ने करवाई थी, जिसके लिए उसने तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव की मदद भी ली। सिकंदर, जो कि जल संसाधन विभाग का निलंबित जूनियर इंजीनियर है, अपने हाई प्रोफाइल कनेक्शन के लिए वो जाना जाता है। सिकंदर को लालू यादव के परिवार का भी बेहद करीबी कहा जाता है। पटना पेपर लीक का तीसरा अहम किरदार डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, जो कि संजीव मुखिया का बेटा है। खुद उसने MBBS किया हुआ है। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू भी पेपर लीक के इस अवैध धंधे में संजीव मुखिया का सहयोगी रहा है। बिट्टू इस वक्त BPSC टीचर एग्जाम पेपर लीक में गिरफ्तार है। नीट पेपर लीक मामले में तीसरा बड़ा नाम प्रभात रंजन का रहा है, जो कि लर्न एंड प्ले स्कूल का मालिक है। यही वो स्कूल है जहां नीट परीक्षार्थियों को एग्जाम के पहले रखा गया था। परीक्षा से पहले पेपर देकर उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। प्रभात रंजन की संजीव मुखिया से पुरानी जान पहचान रही है। प्रभात रंजन का भी नीट पेपर लीक से बड़ा इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, यानी माहिर खिलाड़ी हैं
और उसकी एक बड़ी वजह भी सामने दिख रही है। दरअसल प्रभात रंजन की बेटी भी MBBS कर चुकी है। संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार भी डॉक्टरी कर चुका है। सिकंदर के घर में तो डॉक्टरों की भरमार है। उसका बेटा, बेटी, दामाद सबके सब डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तीनों मुख्य किरदारों के घर में पहले से ही डॉक्टरों का होना भी संदेह पैदा करता है कि ये तीनों पेपर लीक के पुराने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो लगातार बड़े खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के जरिए कि सारी जो परतें हैं वो खुलकर सामने आ जाएं। हर एक कनेक्शन, हर एक वो कड़ी, वो किरदार सबके सामने होने चाहिए जो गुनहगार हैं। इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। संजय सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS हैं, आपका स्वागत है। गुरुदत्त अरोड़ा जी हमारे साथ है, प्रेसिडेंट हैं JBM एजुकेशनल ग्रुप के, आपका भी स्वागत। शुरुआत संजय जी आप ही से। ये जो पूरा मामला है वो संदिग्ध शुरुआत से लग रहा था, कई कड़ियां खुलकर सामने आ गई, चिंटू पिंटू भी गिरफ्तार हो गए और ये बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया मुख्य किरदार है, मुख्य सरगना है, जिसने इस पूरे धांधली की नींव रखी और पेपर लीक करवाया, छात्रों तक वो पेपर पहुंचाया गया। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद संजय सहाय जी, निष्पक्ष परीक्षा यानी ट्रांसपेरेंसी जिसे मेंटेन करने की बात कही जाती है, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? अब इस इन्वेस्टिगेशन से तो करीब करीब क्लियर हो गया है कि जो हम लोग जिस चीज का संदेह था एक्चुअली वही हुआ। शुरू में हम लोग को लग रहा था कि छोटा सा कुछ होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अंतिम कड़ी की ओर पहुंच गए हैं। आप जो अभी पूछ रही हैं कि इस क्रेडिबिलिटी एग्जाम का क्या है, तो इस बैकड्रॉप में इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एग्जाम का क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाता है। तो अभी जो जितने भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, अगर उसको देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव तरीके से, एक तो कोर्ट की बात है कि आप चार्जशीट करेंगे, फिर ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा, एक दूसरी बात है। लेकिन जितना सबूत हमारे पास उपलब्ध है, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबूत दिया जाएगा, वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसका ज्यादा उम्मीद है कि कैसे हुआ होगा, वो तो करीब करीब क्लियर हो गया है। और वो क्लियर होने के बाद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो केवल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। दैट इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी जो लास्ट कड़ी अगर हमें मिल जाती है वो संजीव मुखिया का, और कहां से वो पेपर निकला और कहां प्रिंट हुआ, सो दैट विल कंक्लूसिवली प्रूव द होल केस। और एक बार चार्जशीट होने के बाद प्राइमा फेसी तो केस प्रूव हो जाता है, उसके कोर्ट में उसका कैसे ट्रायल होता है, कैसे हम सपोर्ट करते हैं, कैसे प्रोसिक्यूटर लेके आते हैं, सो दैट रिमेन्स इन क्वेश्चन। वो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने मेहनत किया है, तो दे विल आल्सो टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। बिल्कुल संजय जी, निराशा हाथ लगी उन छात्रों को जिन्होंने कठिन परीक्षा दी और बहुत मेहनत की थी इसके लिए। और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से इस वक्त लाइव हैं, पटना से। रितेश, ये बताइए कि चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद किस तरह की अपडेट मिल रही है? क्योंकि ये जो कनेक्शन है झारखंड के साथ, इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि झारखंड के साथ ज़रूर इस मामले का लिंक है, और अब चिंटू पिंटू जब गिरफ्तार हुए हैं और संजीव जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है, इससे पहले सिकंदर का जो नाम आ रहा था, इन दोनों के घरों में जिस तरह से डॉक्टर्स की भरमार है, ये भी संकेत मिल रहे हैं कि ये पुराने खिलाड़ी हो सकते हैं इस खेल में। बिल्कुल, काफी पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आज आपका, कि ये जो सारी चीजें हैं, इसका जो सूत्र है वो 4 मई को ही सामने आ चुका था। 4 मई को सबसे पहले खबर आती है इंडिया न्यूज की टीम के पास, पटना का बोरिंग कैनाल रोड, जहां से मैं अभी आपको लाइव दे रहा हूं। ये वही इलाका है जहां से एक खबर आती है तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे हमें, एक ब्लैक कलर की SUV गाड़ी है और वो कहीं ना कहीं नीट मामले को लेकर उसकी संलिप्तता है, वो गाड़ी घूम रही है और पुलिस भी एक्शन में आती है। उसके बाद तो सारी कहानियां लोगों को पता है कि किस तरह से व्हाइट कलर की डस्टर पकड़ी जाती है। अब देखिए चिंटू पिंटू की बात। चिंटू पिंटू खास शागिर्द हैं, जो संजीव मुखिया है उसके काफी विश्वस्त हैं, और इनकी जो जिम्मेदारी है वो है कि प्रश्न पत्र को लाना और प्रश्न पत्र को अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैसा दिया है उनके पास पहुंचाना। तो ये काम भी उन्होंने किया। और चिंटू पिंटू की जिम्मेदारी इसमें ये थी कि वो नवादा से जिस कोरियर कंपनी से ये सारे बुकलेट्स गए थे,
वहां से उन्होंने उस बुकलेट को निकाला और फिर उसको स्कैन करके झारखंड के हजारीबाग में भेजा। और देखिए कि इंडिया न्यूज पहला चैनल देश का जिसने सबसे पहले बताया था कि झारखंड कनेक्शन क्या है, हजारीबाग का कनेक्शन क्या था। और देखिए कि अब सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आने लगी हैं। तो पिंटू और चिंटू की गिरफ्तारी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि इनकी गिरफ्तारी से अब जो सॉल्वर सरगना है उनके पास पहुंचने का रास्ता जो है ईओयू का और आसान हो गया है। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि बहुत पहले भनक लग गई थी संजीव मुखिया को। बिल्कुल, तो इंडिया वो न्यूज सीधे की नेपाल खबर भाग पर चुका है, लेकिन 100% मोहर लगी है और इंडिया न्यूज हर उस किरदार को बेनकाब कर रहा है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा है, गुरुदत्त अरोड़ा जी। लेकिन जो ये मुख्य सरगना बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है संजीव, वो पहले से इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि उसके घर में पहले से कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, यानी अपने रिश्तेदारों को डॉक्टर बनाने के चक्कर में बाकी लोगों को भी इसमें घसीट दिया। जो छात्र इसके लिए मेहनत कर रहे थे, कितनी कठिन ये परीक्षा होती है, बड़ा मुश्किल होता है इसे पास कर पाना, उनके तो उम्मीदों पर पानी फिर गया और पहले से खेल चल रहा था, यानी उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देखिए बहुत कम सीट्स होती हैं, एक एक बच्चा उस सीट्स के लिए लड़ता है, पूरी मेहनत करता है, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा जिसे कहना चाहिए इनिशियल टाइम दाव पर लगा देता है और पूरा अपना बचपन उसमें सुला देता है। अगर बच्चा इतनी मेहनत करता है और उसको फिर भी सफलता नहीं मिलती और कोई अनवांटेड पर्सन और जो सफल नहीं होना चाहिए ऐसा बच्चा सफल हो जाता है, तो नो डाउट मेहनत करने वाले को बहुत बहुत दुख पहुंचता है। और अगर ये बच्चे को, जैसे अब बच्चों को ये बात पता चल रही है, तो बच्चे मेहनत क्यों करेंगे, वो भी ऐसी सोर्सेज को ढूंढेंगे और अपने आप को पास करना चाहेंगे। होना ये चाहिए कि इन जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये रैकेट्स हैं, ये भारत की एक बहुत बड़ी इनोसेंस क्रिएट कर रही है हमारे पूरे सिस्टम में। इन सिस्टम्स में इस इनोसेंस को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा और इसमें कोर्ट की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। सरकार को खुद इसमें अपने मन से ये निर्णय लेना पड़ेगा। हम क्यों कोर्ट के लिए बैठे, कोर्ट तो निर्णय करेगी जो वो करेगी, क्योंकि उसको तो जो हम चीजें देंगे उस पर निर्णय करेगी। लेकिन इसको संज्ञान लेना चाहिए और हमें, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इससे बच्चों का, एक बच्चे का मन खराब होता है, एक बच्चे का अगर मन खराब होता है, जिसे हम क्यों कहते हैं कॉर्पोरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक बच्चे को टीचर मारती है तो पूरी क्लास का मन बैठता है कि नहीं, बच्चों का, छात्रों का तो भविष्य खराब होता ही है। लेकिन संजय जी ये बहुत गंभीर है मामला, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो कि धांधली के जरिए बने हैं, जो चीटिंग करके पास हुए हैं, वो डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे, उन मरीजों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। नहीं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं पहले का क्यों बता रहा हूँ, ये सब हुआ उसके पहले भी जो मैनेजमेंट कोटा और कैपिटेशन फी के जरिए से आते थे, मैं तो बहुत सदियों से बोलता हूँ कि उनको लिखना चाहिए कि मैनेजमेंट कोटा से आए। अब ये डॉक्टर, अब बाकी जो ये कल्प्रिट्स हैं, उनके घर में इतने इतने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो क्रेडिबिलिटी इस एग्जाम के नहीं, उसके पहले के एग्जाम्स के भी क्रेडिबिलिटी अब क्वेश्चन में आ गया है जी। और वैसे डॉक्टर्स अगर समाज में छोड़ दिया जाए तो ये मुन्ना भाई वाला सिचुएशन जो हम लोग मजाक के तौर, कॉमेडी पे तौर पे ले रहे थे, शायद वो ऑलरेडी प्रिवेलेंट है। तो वी हैव रीच्ड हाई टाइम। अभी एक ऐसे क्रॉस रोड पे हम पहुंच गए हैं जहां एक बार हमें मौका मिला है कि हम उसको सेट राइट करें, क्योंकि अगर इस तरीके का क्राइसिस सिचुएशन नहीं होता तो शायद आप और हम इस विषय पे कभी नहीं बात करते। और ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये लोग पहली बार कर रहे हैं। ये लोग 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। और बीपीएससी एग्जाम्स में, बहुत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो एग्जाम जिस तरीके से होता है 10-20 साल से, वो सब लोगों को मालूम है। तो ये जिनका डैमेज हो रहा है वो स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करके उनका डैमेज हो रहा है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जहां पे हम पहुंचे हुए हैं आज जो है, उस डैमेज को हम नहीं देखने का हमारे पास बहुत कोई जरिया नहीं है जिसके थ्रू हमें साइंटिफिक एनालिसिस पे पहुंचे। ये पूरा माहौल अगर देखते हैं, जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन संजय जी, क्या इतना आसान होता है? 2010 से ये जो सरगना बताया जा रहा है वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहा है। 2010 के बाद से भी इतना लंबा वक्त हो गया है, क्या किसी की निगाहें इस पर नहीं पड़ी हैं या कानून इतना सख्त नहीं है? क्या परेशानी क्या है? कैसे इन लोगों के हौसले बढ़ते जाते हैं और ये जो सॉल्वर गैंग है एक दूसरे से अलग अलग राज्यों में जुड़ते जाते हैं? देखिए, जो क्राइसिस सिचुएशन के बिना जो है इंडियन गवर्नेंस और इंडिया का इन्वेस्टिगेशन रिएक्ट नहीं करता है। और अभी भी आप देख रहे होंगे जो भी सरकार का रिएक्शन आ रहा है, इट इज बेस्ड ऑन जो इनपुट, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ रहा है। अभी ये कल का और आज का इंफॉर्मेशन के बाद एक कमेटी बना है,
तो उस तरीके से आप देखिए तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्लियर कट कम्युनिकेशन जो बच्चों को चाहिए और जो पब्लिक डोमेन में चाहिए वो मिला नहीं है। तो ये तो सरगना 10-15 साल से इसलिए वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है क्योंकि जो लीगल लूपहोल्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके ऊपर वो कनेक्टेड है और उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा चलता है इस देश में वो है पैसा। तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए अगर एक क्वेश्चन पेपर का वो अगर ले रहा है तो पूरा क्वांटम ऑफ मनी कितने पैसे में ऑपरेट कर रहा है, किसको पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है। जब वो कुरियर एजेंसी भी इन्वॉल्व है, चिंटू पिंटू इन्वॉल्व है, मुखिया भी इन्वॉल्व है और 50 तरह के अलग लोग इन्वॉल्व है। सोलवर गैंग में एमबीबीएस पढ़ने वाले इन्वॉल्व है, एमबीबीएस कर चुके बिल्कुल, involved है। कई तो बड़े उनका पदों पर ये लोग रह morality और चुके हैं उनका और इसलिए credibility के बारीकियां बारे में इनको क्या पता बात है, करें। लूप होल्स इनको पता है, इसी का ये फायदा उठाते हैं। रितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो झारखंड कनेक्शन सामने आ रहा है सिकंदर का, वो सॉल्वर गैंग से वहां किस तरह से जुड़ा, कैसे लिंक डिस्क्लोज हुआ? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि झारखंड से इसका कनेक्शन होगा क्योंकि झारखंड में ही सिकंदर लगातार अवैध कमाई की है, अकूत संपत्ति का वहां पर मालिक है, कई सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी उस पे चल रहे हैं। तो वहां पर उसकी पैठ बहुत ज्यादा है। वहां एक होटल का बार बार जिक्र आ रहा है जहां पर लगातार इन लोगों की मीटिंग हुई, क्योंकि नवादा ही वो जगह है जहां से क्वेश्चन पेपर डिस्पैच हुआ था। और कोरियर कंपनी में, मैंने पहले भी बताया कि ये जो संजीव मुखिया है ये पहले कोरियर कंपनी में काम कर चुका है और कोरियर कंपनी में काम करने के दौरान जो इसके संबंध बने उसका इसने काफी फायदा उठाया है और उसी की वजह से सभी लोग जानते हैं कि कोरियर कंपनी के थ्रू ही जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो डिस्पैच होते हैं, अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। तो इसका फायदा उसने उठाया और उसके बाद झारखंड में उसकी अपनी टूटी बोलती थी, उसकी गाड़ी पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि राजनीतिक तौर पर भी सिकंदर यादवेंदु काफी मजबूत है। कई जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष के नेता हैं उनसे बड़े अच्छे उसके संबंध है। और एक ट्रेंड भी होता है कि जिसके सॉल्वर गैंग के जो सरगना होते हैं या इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है उनका राजनीतिक रसूख का भी सपना होता है। जैसे कि संजीव मुखिया की ही पत्नी ने देखी कि 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ये लोग फंडिंग भी करते हैं कई सारी पार्टियों को। तो यही कारण है कि बार बार इनकी संलिप्तता होने के बावजूद इन पर पुलिस हाथ डालने से परहेज करती है। संजीव मुखिया की तो संलिप्तता देखिए कि 2022 में बिहार में बीपीएस की परीक्षा लीक हुई थी, उसमें भी हुई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी और उसके बाद सीओयू ने जांच क्यों उसने स्लो कर दिया, आज तक ये पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया। दूसरी बात, एक सवाल आपने पूछा था, बड़ा ही उम्दा सवाल था आपका कि डॉक्टर इनके घर में तो डॉक्टरों की फौज है। तो ये इस बात की भी जानकारी ईओयू ले रही है कि वो चाहे सिकंदर यादवेंदु के बेटे, बेटी या दामाद जो डॉक्टर बने हैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या इसी धंधे की वजह से वो कर रहे हैं। या देखिए कि संजीव मुखिया का बेटा ही पीएमसीएस से पढ़कर निकला है और डॉक्टर कहता है खुद को, उसकी भी भूमिका संदेह के घेरे में है। इसके अलावा बिहार के जितने भी शुरुआत में रितेश ये लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है गुरुदत्त अरोड़ा जी। लेकिन इतना आसान कैसे हो जाता है कि सॉल्वर गैंग इतने एक्टिव हो जाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता इतने लंबे समय से? अभी क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग चल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है? क्या फिर से एग्जाम कराना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका हल क्या है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पूरी दाल ही काली लगती है, अब तो हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए ये तो हमें एक पर्टिकुलर एक स्टेट का हमें रैकेट का पता चला, ऐसे कितने रैकेट्स कितनी स्टेट्स में होंगे इसके भी अब संशय मन में होता है। जैसे हमारे जैसे लोगों के मन में होता है कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पूरे इंडिया का बात है, कहीं ना कहीं बिहार में तो हमें पता चल गया, कहीं और बड़े प्रोफेशनल स्टेट्स में और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को, और ऐसा लूप होल्स और क्रिएट चेक किया जाए तो बहुत सारी जगह भी और चेक करने से लग सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये मूलचूल परिवर्तन का समय है। अगर हम इतने डीप में इसमें पहुंचे हैं तो हमें पूरे सिस्टम में एक हार्ड कोर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा और हर एक चीज़ को बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रोफेशनली डिज़ाइन करना पड़ेगा। और इसको सिंपल एक एग्जामिनेशन के तौर पर हम नहीं देख सकते क्योंकि ये सिंपल एक एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें बच्चों का कैरियर, कई सारे और भी कैरियर होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसको बहुत ध्यान से अपने पूरे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की जरूरत है। ये एग्जामिनेशन जहाँ तक नीट का एग्जाम में कैंसिल करके दोबारा लेना, ये तो प्रायोरिटी है ही, जिससे ये चीज़ सामने है कि हाँ सरकार निर्णय ले सकती है। अगर कोई चीज़ गलती पकड़ी गई तो निर्णय लेकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इतने बड़े बड़े काम सरकार में हो रहे हैं। तो ये हमारे आगे, क्योंकि हर एक राष्ट्र का भविष्य उसका स्टूडेंट ही होता है।
अगर स्टूडेंट के मन में ये बात आ गई कि उसको अच्छे पढ़ाई करने से लाभ नहीं, ये हमें गलत काम करने से भी अच्छी सीट भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसा संजय जी, होना क्योंकि जरूरी है। इस मैं पूरे मेहनत मामले करूं में तो क्यों कई करूं? डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। पटना से कई लोग पकड़े गए हैं, कई डॉक्टर्स भी इसमें संदिग्ध उनकी भूमिका पाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक बच्चे के मन में ये आ जाएगा कि मैं क्यों मेहनत करूं। वो मेहनत किस लिए करे? क्योंकि ऐसे लोगों को सीट मिल रही है सिर्फ, क्योंकि सीट्स कितनी लिमिटेड है हम सब जानते हैं। एम्स में कुल 60 सीट्स हैं, जिसके लिए बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, वो एक ही सेंटर के 7, 8, 10 बच्चे पेपर दे रहे, तो बात सामने आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पूरे एग्जामिनेशन अपने क्राइटेरिया में या एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम में एक अमूलचूल परिवर्तन का समय है। जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए और वो फूल प्रूफ एक लेयर में नहीं, कई सारी लेयर में चेक होनी चाहिए, ताकि हम उसके रूट में सेकंड्स में पहुंच सके कि भाई यहाँ नहीं तो ये हमें पता चलता चला जाए। बिल्कुल, ये तो अच्छा हो गया कि जो रिजल्ट की डेट थी वो ठीक इलेक्शन वाले दिन आई और उसके बाद छात्रों को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही गड़बड़ की जांच शुरू हुई तो आप देखिए कि पूरा रायता फैल गया है और सारी चीज़ें अब क्लियर होने लगी हैं। ज़रूरी था ये, क्योंकि कई सालों से ये धांधली चल रही थी और उसका किसी को पता भी नहीं था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने